हेलो, वेलकम, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस में। और आज हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हुए हैं शिक्षण विधियों को लेकर के। तो पहली क्लास में हमने आपको जो है आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में बताया था। आज हम आपको विश्लेषण और संश्लेषण विधि के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर, प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। तब तक आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। तो पहली क्लास में हमने आपसे चर्चा की थी आगमन विधि की, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि की चर्चा हमने आपसे पहली क्लास में की थी। और अभी हम जो है आपके सामने जो है संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि की चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। तो विश्लेषण विधि, इसको एनालिसिस मेथड भी कहा जाता है। और ये क्या है, खंड खंड करके सीखने की विधि है। इस विधि में किसी प्रश्न को या किसी समस्या का हल खंड खंड करके किया जाता है, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में। यह शिक्षण की एक विधि है जिसमें किसी समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। मान लो ये बड़ी समस्या है, इसको पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और फिर समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो इसमें क्या है, इस विधि में बालक किसी जटिल समस्या का समाधान खंड खंड करके अपनी मानसिक शक्तियों की सहायता से करता है। इस विधि में प्रत्येक पद का विशिष्ट महत्व होता है। बालक को क्यों और कैसे तर्क द्वारा समस्या के ज्ञान तक पहुंचना होता है, यानी कि क्यों और कैसे तर्क द्वारा। तो विश्लेषण विधि में क्यों और कैसे तर्क द्वारा बालक समस्या के ज्ञान तक पहुंचता है। इस विधि को बीजगणित की समस्याओं, समीकरण, रेखा गणित के प्रमेय को सिद्ध करने हेतु सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह एक अनुसंधान की विधि है। यह विधि माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए, गणित कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। किसके लिए? उच्चतर स्तर की जो कक्षाएं होती हैं उनके लिए, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब उदाहरण के द्वारा आपको बताया जाता है कि विश्लेषण विधि कैसे काम करती है। तो यहाँ आपके सामने एक उदाहरण लिखा है कि एक विद्यार्थी के गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के अंकों का औसत जो है 25 था और हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के अंकों का औसत 40 था। तो बताओ 6 विषयों के अंकों का औसत क्या था। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें विश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होगी और संभावित उत्तर क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, प्रश्न क्या दिया है उसके बारे में क्या दिया है। गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान के अंकों का औसत कितना दिया है, 25। यहाँ पे देखिए 25 दिया है। आगे क्या प्रश्न होगा, और क्या दिया है। तो बाकी 3 विषयों का औसत भी दिया है। तो कितना दिया है, 40 दिया है। बाकी 3 विषयों का औसत 40 दिया है। आगे प्रश्न क्या होगा, क्या ज्ञात करना है। तो 6 विषयों के अंकों का औसत ज्ञात करना है। आगे प्रश्न क्या बनता है कि सभी विषयों का औसत कैसे निकालें। तो जब सभी विषयों के अंकों का योग ज्ञात हो। आगे प्रश्न बनेगा कि पहले 3 विषयों के अंकों का योग कब ज्ञात हो सकता है, जब उनका औसत ज्ञात हो, आंसर। और 6, अगले 3 विषयों का योग कब ज्ञात किया जा सकता है, जब उनका औसत ज्ञात हो। तो इसलिए देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये खंड करके जो है इसको समस्या का समाधान जो है यहाँ पे इस प्रश्न का समाधान किया गया है। तो ये होती है विश्लेषण विधि। अब आप समझ ही गए होंगे विश्लेषण विधि क्या होती है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब आगे है आपके सामने विश्लेषण विधि के महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र। तो इसमें क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं और निष्कर्ष से तथ्य की ओर चलते हैं। यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। अज्ञात से ज्ञात यानी कि जिसके बारे में पता नहीं है, हमको पहले अज्ञात को देखना है। अज्ञात मतलब पता नहीं है हमें, और अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं और निष्कर्ष से तथ्य की ओर चलते हैं। आगे विश्लेषण विधि के सोपान, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। तो सोपान क्या है, समस्या की प्रस्तुति। नंबर 2, समूह समस्या की अनुभूति। नंबर 3, समस्या का विश्लेषण खंड खंड करके। और नंबर 4, प्रत्येक खंड का क्रमबद्ध रूप से हल ज्ञात करना। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि अज्ञात से ज्ञात शिक्षण सूत्र किसी विधि का है तो विश्लेषण विधि का। और यहाँ ये सोपान है विश्लेषण विधि के, समस्या की प्रस्तुति नंबर 1, नंबर 2 समूह समस्या की अनुभूति, नंबर 3 समस्या का विश्लेषण खंड खंड करना, और नंबर 4 प्रत्येक खंड का क्रमबद्ध रूप से हल करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो विश्लेषण विधि के गुण, यह वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है, यह वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक विधि है। और नंबर 2, इस विद्यार्थी समस्या का समाधान करना तर्कों के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि विद्यार्थी इसमें क्या करता है, तर्क के माध्यम से जो है समस्या का समाधान करता है। यह विश्लेषण द्वारा
विश्लेषण द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। इस विधि में छात्र और अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। इस विधि में छात्रों को खोज करने का अवसर यानी कि नवीन ज्ञान का खोज करने का अवसर मिलता है। इस विधि को क्रियाशील विधि भी माना जाता है और छात्रों को नवीन ज्ञान खोज करने हेतु प्रोत्साहन मिलता है और वह नवीन ज्ञान का प्राप्त करने के लिए सदैव जिज्ञासु रहते हैं। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या है? वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में विद्यार्थी जो है समस्या का समाधान करने हेतु तर्कों का जो है माध्यम से सीखते हैं, यानी कि तर्कों का उपयोग करते हैं। नंबर 3, विश्लेषण द्वारा अर्जित ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। हाँ जी, मतलब इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है। अगला, इस विधि में छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? दोनों ही सक्रिय रहते हैं। छात्र और अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसमें छात्र और अध्यापक दोनों ही क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। ये देखिए, सक्रिय रहते हैं। और इस विधि में छात्रों को खोज करने का अवसर मिलता है। छात्रों को खोज करने का अवसर प्राप्त होता है और इस विधि को क्रियाशील विधि के नाम से भी जाना जाता है। और यह छात्रों को नवीन ज्ञान खोज करने के लिए प्रोत्साहन देती है और नवीन ज्ञान खोज करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे छात्र जो है सदैव जिज्ञासु बने रहते हैं। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? तो विश्लेषण विधि द्वारा होता है। और किसी विधि में छात्र और अध्यापक सक्रिय होते हैं? तो ये विश्लेषण विधि में दोनों ही सक्रिय होते हैं। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब चर्चा कर लेते हैं इस विधि के दोष के बारे में। विश्लेषण विधि के दोष, तो यह प्राथमिक स्तर कक्षाओं के लिए अनुपयोगी विधि है। इसमें समय तथा परिश्रम अधिक लगता है। नंबर 3, इस विधि में पाठ्यक्रम देर से पूर्ण होता है। नंबर 4, इस विधि द्वारा समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अधिक समय लगता है। नंबर 5, इस विधि द्वारा ज़्यादा धीरे धीरे ज्ञान अर्जन होता है, यानी कि इस विधि द्वारा ज्ञान अर्जन करने में अधिक समय लगता है और धीरे धीरे होता है। नंबर 6, विश्लेषण विधि एक कठिन विधि होने के कारण इससे बालक में निरस्ता की भावना उत्पन्न होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा। प्राथमिक कक्षाओं के स्तर के लिए अनुपयोगी विधि है। समय तथा परिश्रम अधिक लगता है। पाठ्यक्रम देर से पूर्ण होता है और इस विधि द्वारा समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। इस विधि द्वारा ज्ञान जो है धीरे धीरे जो है इसका अर्जन होता है। और विश्लेषण विधि एक कठिन विधि होने के कारण इसमें बालक निरस्ता की भावना यानी कि हीन भावना यानी कि इसकी तरफ जो है अग्रसर नहीं होता, यानी बच्चा अच्छा महसूस नहीं करता है। विश्लेषण विधि एक कठिन विधि होने के कारण बच्चा इसमें अच्छा महसूस नहीं करता है, उसकी पढ़ने में रुचि नहीं होती है, वह जिज्ञासु नहीं होता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगली विधि है हमारी संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड भी बोलते हैं। इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। जी हाँ, विश्लेषण और संश्लेषण दोनों ही विधि, विश्लेषण और संश्लेषण दोनों ही विधि के जनक आपके कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। दोनों ही विधि के जनक जो है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो इनके जनक हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। यह एक शिक्षण विधि है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, देखिए महत्वपूर्ण है, ज्ञात से अज्ञात की ओर किसी विधि में चलते हैं, संश्लेषण विधि में। अर्थात पहले ज्ञात तथ्य एवं सूत्रों की सहायता से नए तथ्यों या समस्या का, तो इसमें क्या करते हैं? पहले से ज्ञात सूत्रों की सहायता से नए तथ्यों या समस्या का हल करने के शिक्षण विधि को संश्लेषण विधि कहते हैं। यह विधि विश्लेषण विधि के विपरीत है। यह विधि विश्लेषण के विपरीत है। संश्लेषण का अर्थ दो अलग खंडों को फिर से जोड़ना। संश्लेषण का अर्थ है दो अलग खंडों को फिर से जोड़ना, यानी कि दो खंड हैं और उनको जोड़ना। ये क्या कहलाता है? संश्लेषण। यह विधि दिया हुआ से आरंभ होकर सिद्ध करना उसकी तरफ बढ़ती है। यानी कि जैसे आपको पता है कि आप रेखा गणित या बीज गणित के अंतर्गत जो है निर्मेय प्रमेय हल करते हैं, निर्मेय प्रमेय हल करते हैं, बीज गणित के अंतर्गत प्रमेय सिद्ध करते हैं, तो ये वहाँ लागू होती है। तो इसमें क्या है? तो ये उसकी तरफ बढ़ती है तथा दी हुई परिस्थितियों या तथ्यों को जोड़ना, और इस तरह जुड़े हुए तथ्यों से हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ से अज्ञात जानकारी ज्ञात हो जाती है।
तो इस विधि में क्या है, यह एक शिक्षण की विधि है। इस विधि द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है जाते हैं, अर्थात पहले ज्ञात तथ्य और सूत्रों की सहायता से नए तथ्य और समस्या का हल किया जाता है। और इस विधि में क्या है, ये विश्लेषण विधि के विपरीत विधि है। संश्लेषण का अर्थ होता है दो खंडों को फिर से जोड़ना। यह विधि दिया हुआ से आरंभ होकर के जो सिद्ध करना है उसकी तरफ बढ़ती है और दी हुई परिस्थितियों तथा तथ्यों को जोड़ना होता है, और इस तरह जुड़े हुए तथ्यों से हम वहां तक पहुंचते हैं जहां से अज्ञात जानकारी ज्ञात हो जाती है, यानी कि समस्या का हल हो जाता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्ल जुंग, इसको युंग भी बोला जाता है, कार्ल युंग के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग नामों में परीक्षा में पूछा जाता रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, युंग भी और जुंग भी दोनों बोला जाता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है आपका, कार्ल जुंग के अनुसार संश्लेषण विधि का तात्पर्य घास के ढेर में से तिनका खोजना है, जबकि विश्लेषण विधि में तिनका घास के ढेर से स्वयं बाहर आ जाता है। क्या है इसमें कि संश्लेषण विधि का तात्पर्य घास के ढेर से है, घास के ढेर में तिनका खोजने से है, जबकि विश्लेषण विधि में तिनका घास के ढेर से स्वयं बाहर आ जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा कार्ल जुंग साहब की, और ये आपकी परीक्षा में पूछी जाती रही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की ओर। अब जैसा कि आपने पढ़ा था विश्लेषण विधि के सूत्र, यहाँ पे संश्लेषण विधि के सूत्र हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 ज्ञात से अज्ञात की और नंबर 2 जटिल से सरल की और नंबर 3 अनुमान से निष्कर्ष की ओर। जबकि विश्लेषण विधि में क्या था, उसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते थे, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते थे। इसमें क्या होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, उसमें जटिल से सरल की ओर था, इसमें सरल से जटिल की ओर है, और उसमें निष्कर्ष से अनुमान की ओर था, इसमें अनुमान से निष्कर्ष की ओर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आपका संश्लेषण विधि के सोपान, इसके सोपान क्या है, नंबर 1 समस्या का ज्ञान कराना, नंबर 2 समस्या के आधार का ज्ञान कराना, और नंबर 3 समस्या का हल प्रस्तुतिकरण करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब आगे आपका संश्लेषण विधि के गुण, संश्लेषण विधि के गुण। अब आगे हैं आपके संश्लेषण विधि के गुण। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें समय तथा शक्ति की बचत होती है। नंबर 3, यह कमजोर छात्रों को भी लाभान्वित करती है। और नंबर 4, यह एक व्यवस्थित विधि है। नंबर 5, यह प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। नंबर 6, यह एक सरल विधि है। और नंबर 7, यह इस विधि द्वारा बच्चे कम समय में ज़्यादा सीख पाते हैं। तो यह क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें समय व शक्ति की बचत होती है और कमज़ोर छात्रों को भी लाभान्वित करती है। जी हाँ, कमज़ोर छात्रों को भी यह लाभान्वित करती है, और एक व्यवस्थित विधि है, और यह प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण विधि है। और यह एक सरल विधि है, और इस विधि के द्वारा बच्चे कम समय में ज़्यादा सीख जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं संश्लेषण विधि के दोष के बारे में। संश्लेषण विधि के दोष के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, यह रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। क्या, यह रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जबकि विश्लेषण विधि रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं देती है, उसमें बच्चा करके सीखता है। नंबर 2, इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं। नंबर 3, इस विधि द्वारा छात्रों को नवीन ज्ञान करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4, इस विधि द्वारा छात्रों में तर्क और निर्णय शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। नंबर 5, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए यह विधि नुकसानदायक है। नंबर 6, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह विधि केवल प्राथमिक स्तर तक ही सीमित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है यह विधि रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। इस विधि में छात्र क्या रहते हैं, निष्क्रिय, छात्र निष्क्रिय रहते हैं, और इस विधि द्वारा छात्रों को नवीन ज्ञान खोज करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, और इस विधि द्वारा छात्रों में तर्क और निर्णय शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। नंबर 5, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए यह विधि नुकसानदायक है, यानी कि कोई विद्यार्थी है वो पढ़ने में अच्छा है, होशियार है, प्रतिभाशाली है, उस विधि के लिए उस बच्चे के लिए, उस छात्र के लिए यह नुकसानदायक है। आगे नंबर 6, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह विधि केवल प्राथमिक स्तर पर, तो यह प्राथमिक स्तर तक ही सीमित है, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए यह उचित नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न आपका निश्चित ही परीक्षा में बनता है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से,
और उम्मीद करते हैं कि आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अच्छी तरह अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ समापन करते हैं आज की क्लास का और आपसे फिर मिलते हैं नई क्लास में, ऐसी ही एक नई मज़ेदार क्लास लेकर के। तो बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।